मैं सुशील सर। आज हम लोग जो है कि मोशन चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है ना। मल्टीपल चॉइस, ये रेलवे ड्राइवर और रेलवे टेक्नीशियन के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर रहेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और कोई सुझाव हो तो कमेंट कीजिएगा। देखिए बच्चों, यहाँ क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन कहता है कि त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है। ये बीपीएससी का क्वेश्चन है, और ये पूछ रहा है कि त्वरण मतलब एसेलरेशन। तो हम एसेलरेशन के लिए हम जो है कि फार्मूला कुछ पढ़े थे इक्वेशन ऑफ मोशन में, कि v बराबर u प्लस ए टी। तो इसके अनुसार जो है कि ए नंबर आपका आएगा a बराबर v माइनस यू बाई टी। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है। तो देखिए पदार्थ का संवेग जो होता है वो किसी पदार्थ का संवेग m इंटू वी होता है, और उसको वेग के साथ अनुपात निकालना है, मतलब m बाई एम इंटू वी बाई वी। तो v और v आपका कट जाएगा तो बचेगा m, मतलब कि आपका क्या मिलेगा, केवल द्रव्यमान मिलेगा। तो c हो जाएगा आपका आंसर। अब कहता है 33 नंबर क्वेश्चन कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाले वस्तुओं का क्या समान होता है। गति समान होती है, वेग समान होता है, त्वरण समान होता है, या बल समान होता है। तो बच्चों शून्य में अगर कोई वस्तु गिरता है तो उसमें त्वरण जो होता है इक्वल होता है वस्तुओं का। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल क्या हो जाएगा। तो बच्चों जैसे देखिए पेंडुलम है, और पेंडुलम में अगर एक जगह अगर फोर्स, एक जगह अगर पूरा मास है तो आपका क्या होता है कि आवर्तकाल बढ़ जाता है। लेकिन अगर वो जो होता है कि उसका वेट जो है कि अगर ट्रांसफ़र होता है, अगर फैल जाता है, तो वो आवर्तकाल क्या होता है, घट जाता है। तो जैसे वो लड़की बैठी हुई है तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स एक जगह लग रहा है तो वो क्या होगा, आवर्तकाल ज़्यादा रहेगा। लेकिन जैसे ही वो झूले पर खड़ी हो जाएगी तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा, आवर्तकाल आपका कम हो जाएगा। ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है तो मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए घूर्णन करते हुए एक गोल मेज पर अगर कोई बच्चा आके बैठ जाता है, तो अगर कोई व्यक्ति नहीं है तो जाहिर सी बात है कि घूर्णन जिस स्पीड में हो रहा है उसी स्पीड में होगा। अगर वहाँ पर कोई ठोस पदार्थ रख देते हैं तो घूर्णन का स्पीड क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो उसी तरह से अगर बच्चा आके बैठ जाएगा तो वो कोणीय वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो संवेग क्या हो जाता है, दोगुना हो जाता है। क्योंकि हम जानते हैं वेग अगर मान लेते हैं कि 2 किलोमीटर पर आवर है और उसको हम दोगुना कर देते हैं तो 4 किलोमीटर पर आवर वेग हो जाएगा। तो संवेग बराबर हम जानते हैं कि m इंटू वी होता है, तो संवेग दोगुना हो जाएगा। और कहता है कि गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। हम जानते हैं गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv², मतलब काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ मास गुना वेलोसिटी का स्क्वायर। तो यहाँ वेलोसिटी 2 गुना हो गया, तो मतलब कि अगर 2 किलोमीटर था वेलोसिटी तो वो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4 हो गया। 2 गुना कर दिए तो वेलोसिटी 4 हो गया, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, और 4 का स्क्वायर हो गया 16। तो क्या हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा भी 4 गुना हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि उपयुक्त तो दोनों सही है। सी नंबर आपका हो गया। डी नंबर 37 नंबर कहता है कि किसी पिंड के द्रव्यमान और भार में अंतर होता है क्योंकि। देखिए बच्चों द्रव्यमान जो होता है ना, किसी भी पिंड का, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान जो होता है फिक्स होता है। द्रव्यमान में कोई चेंजिंग नहीं होता है। चेंजिंग किस चीज़ में होता है भार में चेंज होता है। भार हमेशा जगह के अनुसार बदलते रहता है। जैसे कि पृथ्वी पर हमारा भार कुछ है और वो मैं अगर चंद्रमा पर चला जाता हूँ तो मेरा भार जो हो जाता है कि कम हो जाता है। ठीक है। लेकिन द्रव्यमान जो मेरा यहाँ रहेगा पृथ्वी पर, वही द्रव्यमान हमारा चंद्रमा पर रहेगा। इसी तरह से जब विषुवत रेखा पर हम रहते हैं तो हमारा जो है कि द्रव्यमान क्या होता है, मतलब कि
जितना रहेगा उतना ही ध्रुव पर भी मेरा द्रव्यमान रहेगा, लेकिन भार जो जितना रहेगा हमको विषुवत रेखा पर उतना भार ध्रुव पर नहीं होगा। ध्रुव पर क्या हो जाएगा, भार बढ़ जाएगा, क्योंकि जी का वैल्यू ध्रुव पर मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा कि द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। देखिए ये जो है कि न्यूटन का प्रथम नियम कहता है गति का, या न्यूटन का गति का द्वितीय नियम कहता है, या न्यूटन के गति का तृतीय नियम कहता है। तो देखिए कहता है कि जब किसी वस्तु पर स्थिर या गतिशील वस्तु वह स्थिर अवस्था में रहना चाहेगा, स्थिर वस्तु, और गतिशील वस्तु गति में रहना चाहेगा। ये कब परिवर्तन होगा, जब कोई बाह्य बल काम करेगा तभी परिवर्तन होगा। और यह कहता है न्यूटन के प्रथम नियम, और इसी को हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, चलिए, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या होता है। तो देखिए किसी असंतुलित बल मतलब फोर्स जो है कि किसी पिंड में त्वरण जो उत्पन्न करता है वह क्या होता है। तो फोर्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। जैसे जैसे हम एक्सेलरेशन को बढ़ाते हैं वैसे वैसे जो होता है कि उस पिंड पर फोर्स क्या होता है, बढ़ता है। तो हम बोल सकते हैं बल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन कहता है कि न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया में संबंध है। तो देखिए ये जो होता है कि न्यूटन के गति के तीसरे नियम कहता है कि हर क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है ना, तो इसका संबंध है भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे हो सकते हैं, भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे हो सकते हैं। अब आ जाइए 41 नंबर, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत क्रिया में एक प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर या विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन के तीसरे नियम में बतलाया गया है कि हर क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जल में तैरना न्यूटन के गति के किस नियम के कारण है। देखिए जल में जो तैराक तैरता है वह न्यूटन के तृतीय नियम के कारण जो है कि तैर पाता है। ठीक है, कोई पिंड तब तक विरामावस्था में बना रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। यह कथन किसका था, यह कथन था न्यूटन साहब का। और किस सिद्धांत में ये दिए थे, ये दिए थे न्यूटन के प्रथम नियम में। न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए प्रथम नियम जो है बल की परिभाषा देती है, नहीं, प्रथम नियम जो है कि जड़त्व को परिभाषित करती है। द्वितीय नियम बल की परिभाषा देती है, सही है। द्वितीय नियम जो है कि वह बल की परिभाषा देती है। तृतीय नियम जो है कि संवेग संरक्षण सिद्धांत को प्रतिपादित करती है, ये भी गलत है। उपयुक्त सभी, तो इसमें आपका केवल और केवल बी नंबर सही हुआ, मतलब कि द्वितीय नियम से बल की परिभाषा ज्ञात होती है। किसी पिंड के उस गुण धर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है। तो देखिए कोई भी पिंड जो है पूछ रहा है कि किसी पिंड के उस गुण धर्म को क्या कहते हैं जो सीधी रेखा में विराम या एक समान गति के स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है। तो ये कहलाता है जड़त्व। ये क्या कहलाता है, जड़त्व। जैसे हम चलते हुए बस में बैठे हुए हैं, बस का ब्रेक एकाएक लगेगा तो हम आगे की ओर झुक जाते हैं। ठीक है, चलिए 46 नंबर क्वेश्चन है, न्यूटन की गति के प्रथम नियम क्या कहलाता है। तो हमने पहले बताया है कि न्यूटन के प्रथम नियम जो है कि वह जड़त्व का नियम कहते हैं। ठीक है, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है। तो देखिए गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा जो है कि गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल, देखिए गाड़ी द्वारा घोड़े पर कोई आरोपित बल नहीं लगता, घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल, घोड़े के द्वारा भी गाड़ी पर आरोपित बल नहीं लगता है। घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल, देखिए पृथ्वी पर भी आरोपित बल नहीं लगता, बल्कि फिक्स कौन है यहाँ पर, पृथ्वी है। और पृथ्वी जो है कि घोड़े के पैरों पर आरोपित बल लगाता है। ठीक है ना, फिक्स जो है पृथ्वी वह जो है कि घोड़े के पैर पर बल लगाता है, फिर घोड़ा बल लगाता है किस पर, गाड़ी पर। ठीक है, तो
गतिशील वाहन के अचानक रुकते ही यात्री सामने की ओर क्यों गिर पड़ता है? तो ये गिर पड़ता है, यह एक स्वैच्छिक प्रतिक्रिया है? नहीं, स्वैच्छिक प्रतिक्रिया नहीं। यात्री अपनी असावधानी से धक्के खाता है? ऐसी भी बात नहीं है। यात्री के शरीर का निचला भाग रुक जाता है जबकि ऊपरी भाग जड़त्व के कारण गतिशील अवस्था में रहता है। ये हो गया सी नंबर आपका, ठीक है ना, जड़त्व के नियम के कारण, प्रथम नियम न्यूटन के। रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? तो रॉकेट जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है? तो इसका भी आशंका का कारण क्या है? जड़त्व। इसका आशंका देखिए, एकाएक रुका हुआ है, एकाएक चलना अगर घोड़ा प्रारंभ कर दे तो घोड़े वाहक जो होता है वो गिरने की संभावना हो जाती है। ये हो जाता है विश्राम जड़त्व के कारण, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर जो है कि स्थिर है तो वह स्थिर रहना चाहता है, लेकिन वह अगर जैसे ही चलना शुरू कर देता है तो उसका बॉडी तो स्थिर रहता है, लेकिन जैसे ही वो चलना अश्व शुरू कर देता है तो बॉडी क्या हो जाता है? अनबैलेंस हो जाता है। क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे पीछे खींचकर पकड़ता है? बॉल की विश्राम स्थिति में आ सके इसलिए हाथ पीछे की ओर खींचता है, क्योंकि बॉल को जो है कि वह विश्राम की स्थिति में ला सके, क्योंकि बॉल जब आता है तो वह कुछ फोर्स के साथ आता है और वह एकाएक अगर हाथ पीछे की ओर न खींचेगा ना तो बॉल जो है कि हाथ पर पड़ के बॉल फिर आगे की ओर छटक सकता है, ठीक है ना। बल का गुणनफल क्या होता है? तो बल का गुणनफल इसमें दे रहा है द्रव्यमान गुना वेग, तो नहीं, ये द्रव्यमान गुना वेग किस चीज़ का गुणनफल होता है? संवेग का। द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान गुना त्वरण होता है बल का गुणनफल, ठीक है। अब आइए, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन होता है। देखिए, चंद्रमा पर आप चले जाइएगा तो आपके शरीर के पदार्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा, भार घट जाता है, भार घट जाएगा, क्योंकि चंद्रमा पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है कुछ और चंद्रमा पर कुछ लगेगा, ठीक है ना। और मात्रा अपरिवर्तित रहती है, ठीक है, मात्रा अपरिवर्तित रहती है, सही बात है। तो बी नंबर हो गया आपका 53 का। 54 आइए, यदि हम भूमध्य रेखा में ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होगा? देखिए, जब हम भूमध्य रेखा में रहते हैं तो जी का मान न्यूनतम होता है, और जैसे जैसे हम जी से दूर जाते हैं और ध्रुव के नज़दीक जाते हैं वैसे वैसे मान बढ़ते जाता है जी का, ठीक है। और ध्रुव पर जो होता है कि जी का मान क्या हो जाता है? मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है। तो यह हो जाएगा 54 का ए। शरीर का वजन, शरीर का वजन पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है? नहीं, जैसे जैसे हम ध्रुव से दूर जाते हैं वैसे वैसे शरीर का वजन क्या होता है? बदलते जाता है, क्योंकि वजन का मतलब हो जाता है एम गुना जी, मास गुना क्या हो जाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है ना। तो ध्रुव पर क्या होता है? अधिकतम होता है, बिल्कुल सही है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। विषुवत रेखा पर क्या होता है? न्यूनतम होता है। मैदानों की तुलना में पहाड़ी क्षेत्रों पर इसका कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। 56, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है। इसलिए लगा सकता है बच्चों क्योंकि पृथ्वी पर जो है कि गुरुत्वाकर्षण बल चंद्रमा के रिस्पेक्ट में ज़्यादा है। तो जब यहाँ पर व्यक्ति जंप करता है तो गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा होने के कारण व्यक्ति ज़्यादा ऊंचा जंप नहीं कर पाता है, लेकिन आपको जो है चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है जिसके कारण वह जंप करता है तो वह पृथ्वी के रिस्पेक्ट में ज़्यादा ऊंचाई तक जंप करता है। अब आ जाइए 57, 20 किलोग्राम वजन को ज़मीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य क्या है? तो देखिए यहाँ पर जो है कि कार्य पूछ रहा है, और कार्य बराबर हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? कार्य बराबर हम लोग जानते हैं फोर्स गुना क्या? फोर्स गुना डिस्टेंस। और यहाँ पर फोर्स क्या लग रहा है? 20 किलो है वजन, तो 20 एम, मतलब एम बराबर 20, जी बराबर 10 मान लिए, और ऊंचाई यहाँ 1 मीटर दे रहा है। लेकिन ये नहीं बोल रहा है, यहाँ बोला है पकड़े रहना है, ये नहीं बोल रहा है कि हम 1 मीटर तक लेके जा रहे हैं। तो पकड़े रहना है मतलब कि हम मूव नहीं कर रहे हैं, बस पकड़े हुए हैं। तो पकड़े हुए हैं मतलब कि डिस्टेंस हम लोग कितना कवर कर रहे हैं? 0। तो फोर्स गुना डिस्टेंस हो जाएगा, तो डिस्टेंस हो गया 0, तो फोर्स में 0 से गुना करेंगे तो 0, तो टोटल हमारा कार्य कितना हो जाएगा? 0 जूल, ठीक है। अब 58 आ जाइए,
एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है, एक व्यक्ति क्या होता है, एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह करता है। तो देखिए कोई व्यक्ति कोई दीवार को धक्का दे रहा है लेकिन वो दीवार मूव नहीं कर रहा है, तो मूव नहीं कर रहा है तो समझिए कि कोई कार्य नहीं हुआ। अभी हम बोले थे कि वो अगर लेके बैठा हुआ है, खड़ा है, तो कोई कार्य नहीं हुआ है। जब वो अपना पोजीशन चेंज करेगा तभी कार्य होगा, ठीक है ना। तो दीवार को कोई व्यक्ति धक्का दे रहा है और धक्का देने के बावजूद भी दीवार मूव नहीं कर रहा है, पोजीशन नहीं बदल रहा है, तो कार्य क्या होगा, कोई कार्य नहीं होगा, शून्य कार्य हो गया, ठीक है। पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि तेज चल सके, नहीं, गलत बात है, तेज चलने के लिए आगे नहीं झुकता है। फिसलने की संभावना कम हो जाए, ये भी बात नहीं है। शक्ति संरक्षण हेतु, ये भी बात नहीं है। स्थायित्व बढ़ाने के लिए जो है कि वह व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। मतलब कि ये नहीं कि अगर वो नहीं झुकेगा ना पहाड़ी क्षेत्र पर चलते समय तो उसका जो है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है कि नहीं जनरेट होगा और वो जो है कि क्या हो जाएगा, लुढ़क जाएगा, ठीक है। अब आइए, पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है, तो इसके गुरुत्वाकेंद्र, देखिए क्या क्यों नहीं गिरती है, तो इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। इसके गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर नहीं जाती है। इसके पीछे ईश्वरीय प्रभाव है, यह एक आश्चर्य है। देखिए सी और डी तो फिजिक्स के में है ही नहीं, ठीक है ना। और इसमें जो है कि आपका आंसर होगा ए, इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा जो सीधी रेखा है वह आधार से होकर जाती है, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से आज हम लोगों ने 30 क्वेश्चन किया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और डिटेल करेंगे क्वेश्चन को और क्या कॉन्सेप्ट उसके पीछे उसको देखेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।